प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12th कॉमर्स, सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 4 प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन पार्ट 2 के लिए डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आपका एक बार फिर स्वागत है, हर बार की तरह। तो देखिए, आज का टॉपिक हम जो तैयार करने वाले हैं वो है उत्पादन के साधनों से आशय या अर्थ किसे कहते हैं। उत्पादन के साधन, ठीक है ना। आप जानते हैं साधनों के बिना उत्पादन संभव नहीं है, तो इसके लिए हमें साधनों को जानना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में उत्पादन के साधनों का बहुत महत्व है, क्योंकि वर्तमान में क्या हो रहा, कोई एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु विशेष या किसी वस्तु का उत्पादन अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए अनेक साधनों का प्रयोग करना होता है। तो हम वही साधन पढ़ने वाले हैं कि आखिर किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में कौन कौन से साधन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप स्क्रीन पर हर बार की तरह उत्पादन, वस्तु उपयोगिता बढ़ाना, सहायता देना, ये शब्द लिखे हुए हैं। अब इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम देखते हैं पहले क्या कहा उसने। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता को बढ़ाना है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, है ना। उसी को उत्पादन कहते हैं, उपयोगिता को बढ़ाना या सृजन करना या निर्माण करना वस्तु में, तो उसे ही उत्पादन कहते हैं। फिर क्या होता है, वस्तु या सेवा के उत्पादन में जो भी सहायक होते हैं घटक, जो भी तत्व जो हैं उसके सहायक होते हैं, उसमें सहायता करते हैं, योगदान देते हैं, तो वह जो है उत्पादन के साधन कहलाते हैं, है ना। इन उत्पादन के साधनों को हम उपादान भी कहते हैं, ठीक है, उपादान कहते हैं। आप ध्यान रखना आप इसको। अब क्या हुआ है, पहले एक कहानी थोड़ी सुनिएगा आप। पहले क्या होता था, किसी वस्तु का निर्माण कोई एक व्यक्ति कर लेता था प्राचीन समय में, है ना। फिर दूसरा व्यक्ति अन्य वस्तु का निर्माण करता था और आपस में जो है वस्तु विनिमय के माध्यम से क्या करते थे, अदला बदली करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। लेकिन आप वर्तमान में देख रहे हैं क्या हो रहा है, वर्तमान में 5 साधन माने गए हैं, है ना। 5 साधन कौन से हैं आपको मालूम है। भूमि की आवश्यकता होती है, भूमि के बिना उत्पादन संभव ही नहीं है, तो ये तो महत्वपूर्ण साधन है। फिर श्रम आप जानते हैं, मजदूरी, है ना, मजदूर जो है वह भी एक साधन है। फिर आप जानते हैं कि संगठन होता है, संगठन मतलब जो है प्रबंध होता है, उसमें पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं जो मानसिक रूप से उत्पादन में सहयोग करते हैं, है ना। फिर होती है पूंजी, आप जानते हैं पूंजी बिना उत्पादन संभव है क्या, नहीं है। और ये सब काम करता कौन है, एक व्यक्ति करता है जिसके पास क्या होता है, साहस होता है। उस साहस होता है जिसको, उसको उद्यमी व्यक्ति बोलते हैं। वो इतना जो है साहस जुटाता है कि सभी अन्य 4 साधनों का प्रयोग करता है, उनको उत्पादन के सहयोग के बदले प्रतिफल भुगतान करता है और वह लाभ कमाता है। आप देखते हैं कई प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे टाटा कंपनी जो है वह क्या करती है, टाटा जो है साहसी व्यक्ति हैं, भारत के उद्यमी व्यक्ति हैं, है ना। लेकिन उनकी कंपनी में कौन काम कर रहा है, बहुत सारे व्यक्ति कर रहे हैं। जैसे दुनिया भर के जो है मजदूर लगे हुए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति लगे हैं संगठन के रूप में, है ना। श्रम लगा हुआ है, मजदूर लगे हैं दुनिया भर के, और बहुत अधिक मात्रा में पूंजी भी लगी हुई है, भारी उद्योगों में लगती है, आप जानते हैं। तो ये जो है 5 साधन है। अच्छा, क्या है कि प्राचीन समय में तो उत्पादन में मतभेद रहा है, कितने उत्पादन के साधन थे, लेकिन वर्तमान में जो है सभी अर्थशास्त्री जो है एक मत हो चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि वास्तव में उत्पादन के 5 साधन होते हैं। तो ये सर्वमान्य बात हो चुकी है, सर्वमान्य जो है मत हो चुका है सभी अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अर्थात कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्क्रीन पर जो है उत्पादन का अर्थ दिया हुआ है ना। उत्पादन का अर्थ दिया हुआ है, उसके साधन क्या होते हैं। तो उत्पादन का अर्थ और साधन क्या होते हैं या उपादान क्या होते हैं, इनको आप समझ गए। अब फिर परिभाषाएं भी दी हैं प्रोफेसर वेनहम के शब्दों में, जीएस मेहता के शब्दों में। उन्होंने क्या कहा है, कोई भी वस्तु या सेवा जो किसी भी स्तर पर उत्पादन के कार्यों में सहयोग देती है उत्पादन का साधन कहलाती है। उन्होंने क्या कहा, आप देखिए जरा ध्यान से। कोई भी वस्तु या सेवा, वस्तु क्या हो सकती है, पूंजी, है ना, भूमि वस्तु है। सेवा क्या होती है, संगठन या श्रम या आपका जो उद्यम है ना, साहस, ये सेवा। अर्थात वस्तु या सेवा जो किसी भी स्तर पर, मतलब सभी स्तरों पर उत्पादन के
यदि उत्पादन कार्यों में सहयोग करते हैं तो इनको हम उत्पादन के साधन कहेंगे। बहुत अच्छी परिभाषा है, स्पष्ट परिभाषा है ये, है ना। फिर प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार उन्होंने क्या कहा, देखिए आप, कोई वस्तु जो, उन्होंने केवल वस्तु कहा है यहाँ पे, कोई वस्तु जो उत्पादन में सहायक होती है उत्पादन का साधन कहलाती है। उन्होंने केवल एक प्रयोग किया है घटक, कौन सा, वस्तु। वस्तु तो क्या है, पूंजी है, पूंजी के बाद भूमि है। हम कह सकते हैं कि सेवा भी तो है इसमें, अर्थात वह उत्पादन का साधन तभी कहलाती है जबकि वह वास्तव में उत्पादन में सहायक होती है। तो इसमें जो है प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में जो परिभाषा उत्पादन के साधनों की, बहुत अच्छी परिभाषा, और परिभाषा भी याद हो जाएगी, इसको अपने अर्थ शब्दों में अर्थ के रूप में या आशय के रूप में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आप, उत्पादन के साधन हमने कितने कहे हैं, आप 5 कहे है ना, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। अब देखिए श्रम और संगठन में थोड़ा सा आप स्पष्ट अंतर समझ लीजिए। भूमि तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्पादन की क्रिया के लिए भूमि का होना बहुत आवश्यक है, बिना भूमि का उत्पादन संभव नहीं है। हवा में थोड़ी ना उत्पादन होगा, पानी में थोड़ी ना उत्पादन होगा। आप जानते हैं क्या होना चाहिए, भूमि होना चाहिए उचित प्रकार की, जिसके लिए उत्पादन में सहायक हो सके वो। आप जानते हैं, जैसे एक उदाहरण है मेरे पास, जैसे कार उद्योग लगाना था भारत में, किसको, टाटा को, नैनो गाड़ी का। तो इन्होंने सबसे पहले भूमि सर्च की थी भारत के अंदर कि कहाँ भूमि है जहाँ पर हम टाटा नैनो का उत्पादन शुरू कर सकें। तो क्या हुआ था आपको मालूम, पश्चिम बंगाल में इन्होंने का स्टार्ट करने के लिए प्रयास किया टाटा कंपनी ने। तो वहाँ पर जो मुख्यमंत्री थी मतलब कौन, ममता बनर्जी, उन्होंने भूमि देने से मना कर दिया। फिर इसको प्लांट को उठाकर या प्रोजेक्ट को उठाकर गुजरात में भेजा गया, वहाँ गुजरात सरकार ने जो है इनको भूमि उपलब्ध कराई। तो आप जानते हैं भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद श्रम आप जानते हैं अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, बहुत सारे श्रमिक होते हैं जो बिना पढ़े लिखे हुए होते हैं, वस्तुओं की इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, रखते हैं, उत्पादन में सहयोग करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो क्या होते हैं, श्रम होता है। श्रम कौन करता है, श्रमिक करते हैं, उनको क्या मिलता है बदले, मजदूरी मिलती है। इसी प्रकार से आपको मालूम है कि पूंजी के बिना उत्पादन संभव है क्या, नहीं है ना, क्योंकि अगर बिना पूंजी के उत्पादन संभव होता तो आप, है ना, हर व्यक्ति उत्पादन के लिए प्रयास करता रहता। इसके लिए पूंजी होना बहुत आवश्यक है, पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, पूंजी का अर्थ यहाँ पे क्या लगाया जा सकता है, और भौतिक संपत्तियाँ भी हो सकती हैं और मुद्रा भी हो सकती है, उसे कुल मिलाकर हम पूंजी कह सकते हैं। फिर संगठन आप जानते हैं, संगठन में जो है जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो प्रबंध का कार्य करते हैं, लेखा का कार्य करते हैं, है ना, जो व्यवस्था के रूप में जो है ऑफिस है, इस प्रकार के कार्य करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, व्यवस्थित प्रक्रिया को संचालित करते हैं, है ना, उद्योग का संचालन में सहयोग देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, संगठन। अर्थात संगठन में क्या होता है, पढ़े लिखे व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, श्रम और संगठन में ये अंतर है। श्रम जो है उसमें शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति आते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, प्रत्यक्ष रूप से माल को इधर उधर या ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा संगठन जो होता है उसमें पढ़े लिखे व्यक्ति या एक प्रबंध होता है, उस प्रबंध के अंतर्गत जो संचालन करते हैं उन्हें संगठन माना गया है। साहस तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। साहस जो होता है, एक व्यक्ति होता है जो किसी उत्पादन प्रक्रिया को प्रारंभ करने का साहस रखता है। उस साहस की आप विशेषताएं भी जानते हैं। साहसी क्या होता है, जोखिम लेने वाला व्यक्ति होता है ना, दूरदर्शी होता है, बहुत सारे गुण होते हैं, हर कोई ना साहसी नहीं हो सकता उद्यमी। इसलिए साहस जो है वह उद्योग का मालिक और वास्तविक जो है उसका जो है स्वामी माना जाता है। ठीक है, अब देखिए हम क्रम से क्या करने वाले हैं, इनको समझने वाले हैं। जैसे प्राचीन समय में वही के वही लिखा हुआ है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, इनको सभी अर्थशास्त्री मान चुके हैं 5 साधन होते हैं। अब एक बार फिर से मैं बोल दूं, क्योंकि ये है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में या रिक्त स्थानों या अन्य प्रश्नों के रूप में आ सकते हैं। उत्पादन के साधन कितने हैं, 5। भूमि को जो है ना उत्पादन में सहयोग के बदले क्या प्राप्त होता है प्रतिफल में,
तो आपको मालूम है भूमि को किराया या लगान दिया जाता है। इसके बाद नंबर 2 श्रम। श्रम को उत्पादन में सहयोग के बदले क्या दिया जाता है? मजदूरी या पारिश्रमिक। फिर पूंजी। पूंजी को है ना सहयोग के बदले क्या दिया जाता है? पूंजी पर ब्याज दिया जाता है निश्चित दर से। फिर संगठन। संगठन को क्या भुगतान किया जाता है प्रतिफल में? संगठन को जो है वेतन भुगतान किया जाता है प्रति माह के हिसाब से या वार्षिक रूप से या पैकेज के रूप में आजकल जो सुनते हैं आप। फिर साहस। साहसी तो आपको मालूम है जो मालिक है ना, उसका वास्तविक स्वामी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि चारों साधनों को उनका प्रतिफल भुगतान करने के बाद भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी पर ब्याज, संगठन को वेतन देने के बाद जो भी कुछ बचता है उत्पादन में विक्रय से, वह साहसी का प्रतिफल कहलाता है, जो 3 रूपों में हो सकता है। पता है कौन से? जैसे लाभ हो सकता है, हानि हो सकती है, और ना लाभ ना हानि की स्थिति हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है साहसी का हिस्सा जो है अनिश्चित है, और संगठन है, पूंजी है ना, इनका हिस्सा कैसा है? निश्चित है। फिर इसमें है ना बहुत सारे बोलने के लिए, समझाने के लिए बातें हैं, विशेषताएं हैं इनकी, और समझने के लिए मैटर बहुत है। तो हमको जो ज़रूरी है उस पर हमने चर्चा की है। ठीक है, अब हम इनको क्रम से देखते हैं थोड़ा सा। जैसे भूमि। भूमि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वैसे मैंने आपको बता दिया था अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ केवल जमीन की ऊपरी सतह से ही नहीं लिया जाता। भूमि का अर्थ है वे समस्त प्राकृतिक उपहार जो हमें भूमि की सतह से उसके गर्भ से या वातावरण से प्राप्त होते हैं। यह सब मानव को बिना मूल्य प्राप्त होते हैं। जैसे नदी, समुद्र, खनिज पदार्थ, धूप, है ना, चांदनी, वायु आदि सभी भूमि के जो है अंतर्गत आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं भूमि के अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं। वे पदार्थ ही तो उत्पादन के मुख्य जो है कच्चे माल के रूप प्रयोग किए जाते हैं, है ना। जैसे लोहा है और अन्य प्रकार की वस्तुएं, एल्यूमिनियम है ना, कॉपर है, तो ये उसमें मिलते हैं। और नदी में भी आप जानते हैं नदी में क्या होता है? बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन होता है, जीवों का उत्पादन होता है। तो ये है उत्पादन जो है भूमि के अंतर्गत रखे गए हैं। फिर लिखा है श्रम। श्रम तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे ना समझाने की वो है ज़रूरत हो, अर्थात मुझे ना समझाना पड़े तो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। श्रम हमेशा ध्यान रखना कि जो शारीरिक रूप से उत्पादन में सहयोग देता है ना, प्रत्यक्ष रूप से, उसी को श्रम कहते हैं। और वह उसको क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है उसके बदले में। अर्थात इसमें लिखा हुआ किसी भी प्रकार से मेहनत का काम किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? श्रम। देख लीजिए आप, जैसे बोझा उठाना, पानी भरना, है ना, माँ के द्वारा मकान की सफाई, सुबह उठकर दौड़ने जाना, मतलब किसी प्रकार का कार्य किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। फिर उसके बाद है पूंजी को आप अच्छी तरह समझ गया। मैंने पहले ही बता दिया था कि पूंजी के अंतर्गत मुद्रा भी शामिल की जाती है और वे साधन शामिल संपत्ति, भौतिक संपत्तियां शामिल की जाती हैं जो उत्पादन में प्रयोग की जाती हैं। तो अपन देखते हैं इसमें क्या है। साधारणतः पूंजी का अर्थ रुपये पैसे से लगाया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में पूंजी शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या है? मनुष्य द्वारा निर्मित केवल वे ही वस्तुएं पूंजी में सम्मिलित की जाती हैं जो धन उत्पादन के लिए प्रयोग में आती हैं। कृषि कार्य में प्रयुक्त हल, है ना, फावड़ा, कुआं, खाद, बीज, बैल आदि। कुल मिला के हमने जो परिभाषा इसकी बोली, अर्थ बोला, वो ध्यान रखना दोनों प्रकार से कि पूंजी मुद्रा के रूप में और संपत्तियों के रूप में, भौतिक स्वरूप में जो साधन प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन के लिए, उन्हें पूंजी कहा जाता है। ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए आप संगठन। संगठन भी पहले ही बोल दिया था, इसको और देखते हैं अपन क्या है। संगठन से आशा है उस विशिष्ट मानवीय श्रम से। कौन सा श्रम है? विशिष्ट मानवीय श्रम। और मानवीय श्रम मतलब कौन सा? मानसिक श्रम है जी, जिसके द्वारा उत्पादन के अन्य साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन प्रक्रिया में लगाया जाता। संगठन को प्रबंध भी कहा जाता है। सही बात है, प्रबंध या संचालक या संचालन भी होता है। वह व्यक्ति जो इस कार्य को संपन्न करता है क्या कहलाता है? संगठक या प्रबंधक कहलाता है। लेकिन
इस संगठन के अंतर्गत सभी वे व्यक्ति आते हैं जिनको फिक्स रूप से है ना या स्थायी रूप से मासिक पारिश्रमिक प्राप्त होता है, जो संचालन कार्य में मानसिक श्रम करते हैं। एक बात ध्यान रखना इसको, है ना, ठीक है। अब देखते हैं आप साहस या उद्यम, एंटरप्राइजेस। साहसी तो मैंने पहले ही बोल दिया, और साहसी इसमें भी देख लीजिए आप क्या हो रहा। व्यापार में लाभ या हानि की अनिश्चितता बनी रहती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। उत्पादन के पूर्व प्रत्येक व्यापारी को यह अनुमान लगाना पड़ता है कि भविष्य में किस प्रकार किस माल की कितनी मात्रा मांग होगी, और वह उस मांग की मात्रा के अनुसार ही माल का उत्पादन करेगा। परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने या फिर अन्य कारणों से क्या हो सकता है, व्यापारी का अनुमान गलत भी हो सकता है। आप जानते हैं अच्छी तरह से, कहने का मतलब जी हम तो लाभ के लिए अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि परिस्थितियों के अनुसार हानि हो जाए, है ना, ना लाभ ना हानि हो। ऐसी स्थिति में उसको हानि होगी, पक्का है। इसके विपरीत यदि परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, क्या होगा, उसको लाभ होता है। तो व्यापारी को लाभ या हानि की जोखिम उठानी पड़ती है, अन्यथा उत्पादन का कार्य संभव नहीं होता। बहुत अच्छा लिखा हुआ। इसी लाभ हानि की जोखिम को अर्थशास्त्र में साहस या उद्यम कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।